हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में बात करने वाले हैं जीव विज्ञान के पार्ट 5 के बारे में। ठीक है ना। इससे पहले 4 पार्ट अपलोड कर दिया गया है, तो जो लोग ये चारों पार्ट नहीं देखे हैं उसे जाकर जरूर देख लें। ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और देखिए पहला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है। किस ऊतक से घाव को भरा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन रहेगा। और जिसको पीडीएफ चाहिए वो व्हाट्सएप पे पीडीएफ लिख कर भेज सकते हैं, पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो एपिथेलियम जो ऊतक होते हैं, एपिथेलियमी ऊतक, वो घाव भरने के काम आते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक शरीर को गर्म रखने के लिए उत्तरदायी होता है। शरीर को गर्म रखने के लिए कौन सा उत्तरदायी होता है। तो होता है बाष्पीय ऊतक। जो वसा होते हैं उससे शरीर गर्म होता है। ठीक है ना। चलिए आगे अगला प्रश्न। हाँ, व्हाट्सएप नंबर ये है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। ठीक है। प्रश्न आगे, तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या है। तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या है, न्यूरॉन। ठीक है ना। इकाई है क्या, न्यूरॉन। अगला प्रश्न, संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है। तो किसके द्वारा, तो तंत्रिका ऊतक के द्वारा पता चलता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक। अगला प्रश्न, ऊंट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है। आप देखे होंगे ऊंट, उसमें उसके ऊपर कुबड़ बना होता है, तो वो किस ऊतक से बना होता है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वसामय ऊतक। वसामय ऊतक यानी उसमें वसा का मात्रा पाया जाता है और उसमें पानी भी रखते हैं ऊंट। मोटापा निम्न में से किसकी अधिकता के कारण होती है। कौन आपके शरीर में बढ़ जाएगा, अधिक मात्रा में हो जाएगा, जिससे मोटापा बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो कौन सा, वसा ऊतक बढ़ने के कारण। अगला प्रश्न, और देखिए निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक का उदाहरण है। कौन ऊतक का उदाहरण है, तो रक्त है जो एक ऊतक है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, मास्ट कोशिकाएं पाई जाती है किस ऊतक में। मास्ट कोशिकाएं किस ऊतक में पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयोजी ऊतक में। और वीडियो थोड़ा सा भी आपको हेल्प कर रहा हो ना, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में और लाइक करने में ना पैसा लगता है और ना ही आपको टाइम लगता है। इससे ज़्यादा आपके लिए मेहनत हम करते हैं। ठीक है ना। तो आपसे कुछ नहीं मांगते हैं, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए बस। फेफड़ा को ढकने वाला जो आवरण होता है उसका नाम क्या है। फेफड़ा को ढकने वाला आवरण का नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लूरला। प्लूरा। ठीक है। ये फेफड़ा को ढकता है। ठीक है ना। व्हाट्सएप नंबर ये है, आप कर लीजिएगा, पीडीएफ मिल जाएगा फ्री में। दांत का शिखर किसका बना होता है। दांत का जो शिखर होता है वो किसका बना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनामिल का। किसका, एनामिल का बना होता है, ऑप्शन सी। नाभि रज्जु क्या है। नाभि रज्जु क्या है बताइए। तो नाभि रज्जु प्रौढ़ संयोजी ऊतक है। प्रौढ़ संयोजी ऊतक है। अगला प्रश्न है, किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूट्रोफिलिया कहते हैं। यानी कोई आदमी है या कोई जीवित शरीर है, किसी का भी, जानवर का भी हो सकता है, तो उसके भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु हो जाती है तो उसे क्या कहेंगे, न्यूट्रोफिलिया कहते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, आनुवांशिकी इकाइयां है क्या। कौन आनुवांशिकी की इकाई है तो बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीन। कल बताए थे आपको पिछली वीडियो में, जीन आनुवांशिकी इकाई है।
अगला प्रश्न, जीन अवस्थित होते हैं कहाँ? जीन कहाँ अवस्थित होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीन अवस्थित होते हैं, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? गुणसूत्रों में। कहाँ? गुणसूत्रों में जीन अवस्थित होते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न, जीन क्या है? किसका एक भाग है जीन? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डीएनए का एक भाग है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है ना। राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए का फुल फॉर्म होता है और डीएनए का क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। अगला प्रश्न, जीन का वर्तमान नाम वाले वैज्ञानिक है कौन? कौन है? यानी कि जीन नाम देने वाले वर्तमान वैज्ञानिक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जोहानसन ने जीन को नामकरण किए थे, जोहानसन। कोशिका में पाए जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ कौन है? कोशिका में पाए जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, ठीक है। अगला प्रश्न है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? यानी डबल है तो डबल आदमी होगा, तो डबल आदमी कौन है इसमें? वाटसन एवं क्रिक, ठीक है ना। कौन डबल हेलिक्स मॉडल दिए थे? वाटसन एवं क्रिक। अगला प्रश्न, माता पिता के गुण उसकी संतानों में किसके द्वारा स्थापित होता है? किसके द्वारा स्थापित होते हैं? यानी कि माता और पिता का गुण बच्चों में चले जाते हैं तो वो किसके द्वारा जाते हैं? रक्त के द्वारा या गुणसूत्र के द्वारा या हार्मोन के द्वारा या इनमें से किसी के द्वारा नहीं। तो ये गुणसूत्र के द्वारा पाए जाते, मतलब एक दूसरे से चले जाते हैं। और मनुष्य में गुणसूत्र कितने होते हैं? तो 46 होते हैं। और कितने जोड़ी? 23 जोड़ी होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, किस कारण एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होते हैं? आप जानते हैं कि एक माता पिता तो एक ही रहते हैं, सेम ही रहते हैं, लेकिन जो बच्चे होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। मतलब अलग अलग होने का मतलब है उसके शरीर में बदलाव आ जाते हैं। मतलब दोनों सेम, तो जैसे दो बच्चे हैं तो दोनों सेम तो नहीं लगते हैं ना दिखने में, तो वो अलग अलग किसके कारण होते हैं ये आपसे पूछा गया है। तो ये किसके कारण? आनुवांशिक विभिन्नता के कारण और वातावरण की विभिन्नता के कारण, यानी दोनों सही है। ऑप्शन सी राइट आंसर जाएगा, उपर्युक्त दोनों, आनुवांशिक विभिन्नता और वातावरण की विभिन्नता के कारण। अगला प्रश्न, मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है मनुष्य में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 जोड़ी। यानी द्विगुणित का मतलब होता है जोड़ी में पूछ रहा है तो कितने? 23, ठीक है। और 46 ऐसे होते हैं। मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? तो अभी बताएं आपको 46 राइट आंसर हो जाएगा अभी। लड़का पैदा होगा कब? लड़का कब पैदा होगा बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि XY होगा तो लड़के पैदा होंगे और XX में लड़की पैदा होगी, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम होता है। यानी कि बच्चे का जन्म किस पर डिपेंड करता है? माता पे या पिता पे? तो देखिए, माता पे होता है XX, आप जानते हैं, और पिता में होते हैं XY, ठीक है ना। तो माता का तो सेम है ना, कुछ भी लीजिएगा तो X ही लीजिएगा। तो डिपेंड किस पे करेगा? पिता पे। किस पे? पिता पे करेगा, ठीक है ना। अगर X जाएगा इधर से X जाएगा तो XX हो गया, ये हो जाएगी लड़की। इधर से आया X, इधर से आया Y, तो क्या हो जाएगा? लड़का हो जाएगा। तो डिपेंड किस पे कर रहा है? ये पिताजी पे कर रहा है, ठीक है ना। तो पिता राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन एक लिंग संलग्न रोग है? कौन सा है? तो वर्णधानता है, ठीक है ना। वर्णधानता, ये रोग ऐसे हैं जो अगर माता या पिता किसी का हो तो होने का चांस बच्चों में रहता है। कौन सा? वर्णांधता, ठीक है। ये क्या है? ये वो बीमारी है जो रेड और ग्रीन को नहीं पहचानता है, यानी कि दोनों में डिफरेंट नहीं बता सकता है कि कौन रेड है कौन ग्रीन है। इसीलिए जब आपको जॉब लगता है रेलवे या किसी में, रेलवे में खास करके, तो ये बीमारी तो पक्का आपको देखा जाएगा
कि आप बर्दाश्त के शिकार हैं या नहीं है। नहीं तो वहां सिग्नल रहेगा रेड, आपको दिखेगा ग्रीन, तो डेंजर हो जाएगा, है ना। वर्णांतता वाले व्यक्ति को लाल दिखाई देता है कैसा? अभी बताएं। लाल उसको हरा दिखाई देगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, और हरा लाल दिखाई देगा उसको, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है, समझिए इस बात को। एक वर्णांध पुरुष, ये पुरुष है जिसको वर्णांधता बीमारी है, और एक महिला से विवाह कर लेता है, ये महिला है, ठीक है ना। वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके किसमें किसमें लक्षण उत्पन्न हो जाएंगे बताइए? तो पुत्रियों के पुत्रों में हो जाएंगे। किसमें? पुत्रियों के पुत्रों में हो जाएंगे लक्षण, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो जैव विकास को समझाने वाले व्यक्ति थे लैमार्क। कौन थे? लैमार्क थे, लैमार्क। अगला प्रश्न, जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? जीवों के प्राकृतिक चयन का बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डार्विन। डार्विन राइट आंसर हो जाएगा। समजात अंग होते हैं, किसके समान होते हैं? समजात अंग। तो समजात अंग होते हैं रचना में असमान। क्या होते हैं? रचना में क्या होते हैं? असमान होते हैं। जीवन की उत्पत्ति हुई है किससे? तो ज से जीवन हो गया, ज से जल हो गया, यानी जीवन की उत्पत्ति किससे हुआ है? जल से हुआ है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, जल से। अगला प्रश्न, विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी कौन है? विकास के प्रक्रिया में सबसे निकटतम प्राणी कौन है? तो ये बंदर है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, बंदर। उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था किसने? उत्परिवर्तन का सिद्धांत है। तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत देने वाले व्यक्ति थे डी ब्रिज। डी ब्रिज याद रहे नाम। मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? मलेरिया परजीवी और अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटोजोआ में। किस में रखा जाता है? प्रोटोजोआ में। अगला प्रश्न, चप्पल की आकृति का जंतु है, यानी चप्पल जैसी कौन सी जंतु दिखाई देता है? तो कौन सा? ये चप्पल जैसी पैरामीशियम दिखाई देता है। आप इसका फिगर देखे होंगे, इस टाइप से बने होते हैं चप्पल टाइप का। कौन होते हैं? पैरामीशियम। अगला प्रश्न, अमीबा का प्रचलन अंग कौन है? अमीबा का प्रचलन अंग है कुटपाद। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कालाजार जो होते हैं उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ कौन है? कालाजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ कौन है? सबसे पहले तो कालाजार किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है, इतना याद रखिएगा, ठीक है ना। कालाजार किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है। तो किस प्रोटोजोआ से होता है? यह होता है लिस्मैनिया नामक प्रोटोजोआ से। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, लिस्मैनिया। अगला प्रश्न, निद्रा रोग पैदा करता है कौन? निद्रा रोग किसके द्वारा पैदा होता है बताइए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रिपेनोसोमा। ट्रिपेनोसोमा नाम याद रहे, ट्रिपेनोसोमा, ठीक है। अगला प्रश्न, कीटों में कितनी जोड़ी टांगे होती है? हम जोड़ी में पूछ रहे हैं, ठीक है ना। कितनी जोड़ी टांगे होती है कीटों में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 जोड़ी, यानी टोटल कितने? 6 है, ठीक है। अगला प्रश्न, मच्छर में लाल खून का उभर आना किस पर पोषण के कारण होता है? आप जानते हैं कि मच्छर देखते होंगे तो उसमें लाल लाल दिखाई देता है जब रक्त होता है तो किसके कारण दिखाई देता है? तो ये स्तनधारी के कारण। किसके कारण? स्तनधारी के कारण। घरेलू मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है? जो घरेलू मक्खी होते हैं उसका लार्वा क्या कहलाता है? तो इसका लार्वा कहलाता है मेंगोट। क्या कहलाता है? मेंगोट कहलाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, मेंगोट। बिच्छू का विष कहां पर होता है? तो उसके डंक में होता है। बिच्छू का जो विष होते हैं डंक में होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा।
निद्रा रोग फैलती है किससे? निद्रा रोग किससे फैलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सैंड फ्लाई। सैंड फ्लाई एक मक्खी है, सैंड फ्लाई, ठीक है ना, ऑप्शन डी राइट आंसर। ऑक्टोपस है एक प्रकार का क्या है? ऑक्टोपस एक प्रकार का मृदु कवजी है। ऑक्टोपस क्या है? मृदु कवजी। तारा मछली निम्नलिखित में से किस संघ का प्राणी है? तारा मछली, तारा सितारा ये सब होते हैं ना, वो कौन कौन से ग्रुप का है? तो इकाइनो डरमेटा का है, इकाइनो डरमेटा। निम्नलिखित में कौन मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है? मानव के लिए कौन सा उपयोगी नहीं है? कौन सा ऐसा इसमें चारों ऑप्शन में है जिसको मानव उपयोग में नहीं ला सकता है? तो वो है फीता कृमि, इसे उपयोग में नहीं ला सकते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके अधपके मांस खाने से फीता कृमि मनुष्य की आंत में पहुंचता है? किसके? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुअर। तो सुअर को खाइए तो पकाकर खाइए अच्छे से, ठीक है ना। और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो ना तो लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें जिसे देखने में अच्छा लगता है, ठीक है। अगला प्रश्न है केचुए में कितनी आंखें होती है? तो इसमें कोई आंख नहीं होती है, ठीक है ना, कोई आंख नहीं इसका होता है केचुए में। जेलीफिश के नाम से जाना जाता है कौन सी? जेलीफिश किसे कहते हैं? तो जेलीफिश के नाम से जानते हैं ऑरेलिया को। किसे? ऑरेलिया को, ठीक है। अगला प्रश्न है मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? मेढक का लार्वा कहलाता है टेडपॉल। टेडपॉल कहलाता है, टेडपॉल, ठीक है। मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 3 कक्ष होते हैं। और मनुष्य में कितने होते हैं? 4। और मेढक में कितने होते हैं? 3। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन एक मीन है? मीन मतलब मछली, ठीक है ना, कौन एक मछली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लाइंग फिश। फ्लाइंग फिश एक मीन है, मछली है। संसार में किसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है? तो सबसे पहले सोच लीजिए कि दुनिया में सबसे ज्यादा क्या है? पानी है। और तब जब सबसे ज्यादा पानी है तो पानी में रहने वाले लोग सबसे ज्यादा होंगे, तो कौन है वो? मछली। तो सबसे जनसंख्या किसका ज्यादा है? जीव का, मछली का है। अगला प्रश्न है शीत रक्तीय प्राणी कौन है? शीत रक्तीय प्राणी कौन है? तो मछली भी है, छिपकली भी है, मेढक भी है और ये सभी हैं, ठीक है ना। कौन है? ये सभी शीत रक्तीय प्राणी। अगला प्रश्न नृशंस प्राणी कौन सा है? नृशंस प्राणी कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कछुआ। कछुआ नृशंस प्राणी है। अगला प्रश्न है सबसे विषैला सांप कौन है? सबसे विषैला सांप है करैंत, ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो किंग कोबरा जो घोंसला बनाता है, ये किंग कोबरा, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है हाल ही में लुप्त हुए जंतु कौन है? तो डायनासोर लुप्त हो चुके हैं, ऑप्शन सी डायनासोर। अगला प्रश्न सबसे विषैली छिपकली कौन है? सबसे ज्यादा विषैली छिपकली कौन है? ऐसे छिपकली सभी विषैली होते हैं लेकिन सबसे ज्यादा कौन है? हिलोडर्मा। हिलोडर्मा, ठीक है। कौन सा प्राणी सांपों से लड़ता है? तो ये सभी को पता है, कमेंट करके बताइए कौन सा प्राणी सांपों से लड़ता है। ऑप्शन है नेवला, गिद्धड़, बाघ, बंदर। ऑप्शन में चुनिए और बताइए कौन सांप से लड़ता है। समुद्री सर्प को क्या कहा जाता है? जो समुद्र में सांप पाए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोफिश। ये मछली नहीं है, ये सांप है और बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, ठीक है ना। सर्प में मध्य कर्ण नहीं होता है, वे ध्वनि ग्रहण करते हैं किससे? वो ध्वनि किससे ग्रहण करते हैं? सर्प। तो वो ध्वनि त्वचा से ग्रहण करते हैं। वो सोए रहते हैं, जब आप चलते हो तो उसे कंपन महसूस होता है
तो पता चलता है कि कोई है। ठीक है। पक्षियों की हड्डियां कैसी होती है? जो पक्षी होते हैं उसकी हड्डी कैसी होती है? तो बातिल होते हैं। क्या होते हैं? बातिल। ठीक है। अगला प्रश्न, मधुमक्खी और कीड़ी किस वर्ग से संबंधित है? मधुमक्खी और कीड़े जो होते हैं किस वर्ग से संबंधित है? वो कीट में आते हैं। कीट में आते हैं। अगला प्रश्न, मेढक में फर्टिलाइजेशन की प्रकृति होती है, कैसे होती है? ये आपसे पूछा गया है। तो ये बाहरी बाहरी होते हैं। क्या होते हैं? बाह्य होते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, टिड्डी क्या है? टिड्डी आप देखे होंगे धान के फसलों में टिड्डी को, टिड्डा को, तो वो क्या है बताइए? तो टिड्डी एक प्रकार का कीड़ा है। क्या है? कीड़ा है। इस टाइप के जहाज टाइप के बने होते हैं टिड्डी, ऐसा ऐसा। ठीक है। अगला प्रश्न, रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन सा है? रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन सा है? हिफेरिन। हिफेरिन राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन है हिफेरिन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में होता है? तो कोई जीव अगर डूब जाए तो कैसे पता लगाएंगे? किसके द्वारा पता लगाएंगे? ये आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा बताइए? डाइटम। क्या हो जाएगा? डाइटम। अगला प्रश्न, मैमथ पूर्वज है किसके? मैमथ किसके पूर्वज हैं? तो ये हाथी के हैं। किसके? हाथी के हैं मैमथ। अगला प्रश्न देखिए, फिरोमोन्स पाए जाते हैं किसमें? फिरोमोन्स किसमें पाए जाते हैं? तो फिरोमोन्स पाए जाते हैं कीटों में। किसमें पाए जाते हैं? कीटों में पाए जाते हैं फिरोमोन्स। भारत की सबसे बड़ी मछली कौन है? भारत की सबसे बड़ी मछली कौन है? तो व्हेल शार्क है भारत की सबसे बड़ी मछली। ठीक है ना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन कीट नहीं है? कौन कीट नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मकड़ी। मकड़ी कीट नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर। पांडा भी उसी कुल का है जिस कुल का और कौन है? ऑप्शंस बताना आपको। पांडा उसी कुल का है, तो यानी पांडा किस कुल का है और उस कुल का एक नाम बताना है आपको। तो भालू। पांडा और भालू दोनों एक ही कुल का है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता? कौन अंडे देता है सीधे बच्चे नहीं देता? कौन है वो? तो एकिडना। एकिडना है जो अंडे देता है, सीधे बच्चे नहीं देता। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? यानी कीट सांस किसके द्वारा लेते हैं? कीट की बात कर रहे हैं। तो ये है वातक तंत्र के द्वारा। वातक तंत्र के द्वारा अधिकांश कीट सांस लेते हैं। तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? किसे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गैम्बुसिया। किसे? गैम्बुसिया। निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है? कौन सा एक बंदर नहीं है बताइए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लंगूर। लंगूर एक कपी नहीं है। निम्नलिखित में से किस एक सर्प का भोज्य मुख्य रूप से अन्य सर्प हैं? यानी कौन सा ऐसा सांप है जो सांप ही खाता है? वो नागराज है। नागराज सांप खाता है। ठीक है ना। यानी कौन ऐसा सांप है जो सांप को खाता है? नागराज। अगला प्रश्न, भारतीय वन जीवन के संदर्भ में उड्डयन बलगुल निम्नलिखित में से क्या है? उड्डयन बलगुल कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चमगादड़। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें रक्त नहीं होता है किंतु श्वसन करता है? किसमें खून नहीं होता है लेकिन सांस वो लेता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रा। हाइड्रा में खून नहीं होता है लेकिन वो सांस लेता है। अगला प्रश्न है, स्पंज के सिरों पर स्थित बड़ा छिद्र क्या कहलाता है? जो स्पंज होते हैं उसके सिर पर एक बड़ा छिद्र होता है,
उस छिद्र को क्या नाम दिया गया है? अस्कुलम, अस्कुलम नाम दिया गया है। ठीक है। मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है? तो मधुमक्खियों का पालन कहलाता है एपीकल्चर। एपीकल्चर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, श्वसन की क्रिया संपन्न होती है किसमें होती है? तो श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा कितना प्रतिशत होती है? तो CO2 की मात्रा होती है 4%। अगला प्रश्न, केब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? केब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो पायरुविक अम्ल का होता है संश्लेषण। अगला प्रश्न, अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद कौन होता है? अनॉक्सी का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। और आप जानते हैं कि जो शरीर में थकावट के कारण दर्द महसूस होते हैं वो किस अम्ल के कारण? लैक्टिक अम्ल के कारण। और ये दूध और दही में भी पाया जाता है। मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा होता है? नाइट्रोजनीय की बात कर रहे हैं तो वो कौन सा होता है मनुष्य के शरीर में? तो यूरिया होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में यूरिया का निर्माण होता है यकृत में, याद रखिएगा, लीवर में। ठीक है। और शरीर की सबसे लंबी क्या है? ये ग्रंथि है लीवर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, रक्त की अशुद्धियां किस अंग में जाकर छानती है? रक्त को कौन छानता है अशुद्धि उसके? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किडनी, ब्रिक। ठीक है। मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो जो मानव रक्त का मूत्र का पीला रंग है वो यूरोक्रोम के कारण पीला होता है। नेफ्रॉन किससे संबंधित है? नेफ्रॉन किससे संबंधित है? तो ब्रिक से संबंधित है, किडनी। अगला प्रश्न, कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो किस पर? डायलिसिस पर कार्य करती है ये गुर्दा। ठीक है ना। किडनी किस पर? डायलिसिस। अगर किसी व्यक्ति को किडनी खराब हो जाए तो किस मशीन पर उसे रखा जाएगा? वो डायलिसिस पर ही रखा जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? सबसे ज्यादा यूरिया किस में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूत्र में। और मूत्र का पीला रंग किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण। अपोहन का प्रयोग किस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए होता है? अपोहन, डायलिसिस की बात कर रहे हैं। डायलिसिस को हिंदी में अपोहन कहा जाता है। ठीक है ना। तो किसके लिए? ब्रिक, किडनी। ठीक है। अगला प्रश्न, निषेचन की क्रिया क्या कहलाती है? निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अंडवाहिनी में होती है निषेचन की क्रिया, अंडवाहिनी में। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? आप जानते हैं कि किसी महिला को जब अल्ट्रासाउंड किया जाता है चेक करने के लिए कि उसके जो गर्भ है उसमें लड़का है या लड़की, तो किसके लिए किया जाता है? तो अल्ट्रासाउंड होता है ना, तो उसके लिए कौन सा किरण गुजारते हैं? देखिए, अल्ट्रासाउंड राइट आंसर हो जाएगा, अल्ट्रासाउंड। ठीक है। अगला प्रश्न, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहते हैं? जब किसी स्त्री को नसबंदी कराया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? डॉक्टरी भाषा की बात कर रहे हैं तो उसे कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। स्त्रियों की नसबंदी ट्यूबेक्टोमी, और पुरुषों की नसबंदी, पुरुष भी नसबंदी करवाते हैं तो उसे कहते हैं वासेक्टोमी। पुरुष वाले को कहते हैं वासेक्टोमी, स्त्री वाले को कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। अगला प्रश्न है पुरुषों की नसबंदी नहीं, अगला प्रश्न इसके बाद है, भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? किस अंग के द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बीजांडसन के द्वारा। ठीक है। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो ना तो लाइक जरूर कर दें।
चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगला प्रश्न है, पुरुषों की नसबंदी क्या कहलाती है? तो अभी बताए हैं, वासेक्टोमी। और लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक ग्रंथि नहीं है? कौन ग्रंथि नहीं है? थायराइड ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि है, यकृत ग्रंथि है, या जठर रस है? ये क्या है? रस है। तो वीडियो आप पूरा देख लिए हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो थोड़ा सा भी आपको हेल्प किया हो तो लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर भेज दें। ठीक है ना? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए आपको।